का फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने जो 40 मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं वो मैंने थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल से बनाए हैं दोस्त। जिस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं तो ये हमारे एनसीएल के एग्जाम के लिए प्लस आगे होने वाले टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्त हमारे पूरे 40 के 40 क्वेश्चन आप पढ़िए, समझिए, और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए या कुछ आपको प्रॉफिट मिले इनसे तो हमारे चैनल फिटर फाइटर को आप बाद में सब्सक्राइब कर देना। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि कार्य करते समय कारीगर का कोई अंग किसी मशीन में दब जाए तो पहले क्या करना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति मशीन को चला रहा है, उसका कोई अंग दब गया है तो उसे हमें क्या करना चाहिए। तो एचओडी सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है हम एचओडी को कहें। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक चिकित्सा को कहें यानी फर्स्ट एड करें। तीसरा ऑप्शन है मशीन को बंद कर दें। तो इसमें जो है थर्ड आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब कोई कारीगर का हाथ किसी मशीन के अंदर दबा हुआ है तो हमें कहीं अपने डिपार्टमेंट के एचओडी को नहीं कहना है, क्योंकि हमारा हाथ दबा हुआ, यदि हाथ निकल जाएगा फिर हम एचओडी को जाकर कह सकते हैं। इसलिए हमारा इसका थर्ड आंसर राइट आंसर होगा। लेकिन मैं चौथा ऑप्शन ही पढ़ लेता हूँ, स्विच ऑन द मशीन यानी मशीन को चालू करेंगे। तो दोस्तों ये तो सबसे गलत आंसर है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा स्विच ऑफ द मशीन यानी मशीन को हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्राई स्क्वायर का कोण 90 डिग्री नहीं है। दोस्तों जो भी मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले, तो इसमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। तो यदि हम कोई ट्राई स्क्वायर का यूज कर रहे हैं, कोई ट्राई स्क्वायर है जिसे हम गुनिया कहते हैं, इस ट्राई स्क्वायर का यूज कर रहे हैं और 90 डिग्री का नहीं है, यानी इसमें जो इस तरीके से हमारा ट्राई स्क्वायर रहता है तो ये कोण हमारा जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। तो हम ये कैसे मालूम करेंगे। तो इसे मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ साधन लिखे हुए हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है हम स्टील रूल से इसे मालूम कर सकते हैं कि 90 डिग्री है कि नहीं। दूसरा हम इसे कैलीपर से मालूम कर सकते हैं कि 90 डिग्री है कि नहीं। ट्राई स्क्वायर हम गुनिया से इसे मालूम कर सकते हैं, या हम इसे मास्टर ट्राई स्क्वायर से। दोस्त आप समझ गए होंगे कि जो मास्टर ट्राई स्क्वायर होगा वो अच्छी क्वालिटी का जो यानी कि स्टैंडर्ड 90 डिग्री में बना हुआ रहता है, उसे हम मास्टर ट्राई स्क्वायर करते हैं। जिस प्रकार से एक किसी टूल के लिए मास्टर टूल का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से सिंपल ट्राई स्क्वायर को चेक करने के लिए मास्टर ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जब जेनी कैलीपर की टिप लाइन ना खींच रही हो तो क्या करें। यानी जब हम जेनी कैलीपर एक मार्किंग टूल होता है जिससे हम समांतर लाइनें खींच सकते हैं, तो उसमें एक लेग जो होती है वो जेनी कैलीपर में एक लेग मुड़ी हुई रहती है, एक लेग सीधी होती है। तो जो हमारी सीधी वाली लेग्स होती है ये सीधी लेग लाइन खींचने का काम करती है, लेकिन ये जब हम इसे लाइन खींच रहे हैं तो ये लाइन खींच नहीं पा रही है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है जब हम जेनी कैलीपर को चला रहे हैं। तो पहला है मुड़ी हुई लेग से करें, यानी इसको हम क्या करेंगे जब लाइन नहीं खींच पा रही है, यानी इसका मतलब ये नहीं था। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि लाइन नहीं खींच पा रही तो हम क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, तो पहला मुड़ी हुई लेग से लाइन खींचेंगे, तो दोस्ती का आंसर गलत हो जाएगा। मुड़ी लेग सीधी कर लेंगे तो दूसरा वाला आंसर भी गलत हो जाएगा भाई। जब हमारी लाइन खींच नहीं पा रही तो मुड़ी हुई लेग को सीधा हम कर देंगे तो हमारा जेनी कैलीपर बिगड़ जाएगा। लेग को शार्प करेंगे तो दोस्त जो हमारी लेग जो लाइन नहीं खींच पा रही, इसका मतलब है कि हमारी जो लेग्स ये नोकदार थी ये आगे से क्या हो गई है, ये ब्लंट हो चुकी है। ब्लंट हो चुकी है तो हम इसको शार्प करेंगे, अर्थात ग्राइंडिंग करके इसको शार्प कर लेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चौथे आंसर में दिया है लेग को ब्लंट कर देंगे, तो ये ब्लंट तो हम जब ब्लंट है और ब्लंट कर देंगे तो फिर लाइन और भी नहीं खींचेगी, इसलिए इसका आंसर थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी जॉब की मार्किंग करने हैं तो मार्किंग करने से पहले जॉब की सतह पर क्या लगाते हैं। हम किसी जॉब की मार्किंग करने वाले हैं तो उस जॉब की सतह पर लाइनें साफ साफ दिखाई दें, हमारी जो मार्किंग लाइनें हैं वो अच्छे से दिखाई दें। तो इसके लिए हमें उस सतह पे क्या लगाना चाहिए। तो इस पर पहला ऑप्शन दिया ऑयल लगाना चाहिए। दोस्त हम ऑयल नहीं लगाएंगे क्योंकि लाइन दिखाई नहीं देगी। ग्रीस लगाएंगे दोस्त, ग्रीस भी नहीं लगाएंगे क्योंकि चिकनी सतह पर लाइन खींचना असंभव है। मार्किंग करेंगे तो हम जब तक उस पर कुछ सतह पर कुछ लगाएंगे नहीं तो हमें मार्किंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्किंग करने से पहले मार्किंग हमें करना है, इसके पहले उस पर क्या लगाना है। तो इसका फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग मीडिया। हम जॉब की सतह पर एक माध्यम लगाते हैं जो मार्किंग मीडिया कहलाता है, क्योंकि मीडिया का मतलब होता है माध्यम। मार्किंग करने के लिए जो हमारे लिए एक माध्यम का कार्य करता है उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। जैसे कास्ट आयरन की सतह पर हम जो चौक पाउडर लगा देते हैं, चौक का पेस्ट लगाया जाता है सफ़ेद रंग का, ताकि हमारी लाइनें अच्छे से दिखाई दें। जिस तरीके से जब पहले पढ़ाई होती थी तो पहले हम स्लेट में पढ़ते थे, तो स्लेट में पढ़ते थे तो उसके ऊपर हम काले कलर का पेंट पोतते थे, फिर उसके ऊपर हम चौक से लिखते थे, या ब्लैक बोर्ड पर जब हम काले रंग का पेंट करते हैं इसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई करते हैं। तो उसी तरीके से ये मार्किंग करने के लिए हम मार्किंग मीडिया को लगाते हैं। तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। स्क्राइबर से लाइन नहीं खींच पा रही है तो उसे आयल स्टोन पर कितने डिग्री पर शार्प करना चाहिए। दोस्त हमारा जो स्क्राइबर होता है ये 12 से 15 डिग्री के कोण में नोकदार बना होता है और इससे हम मार्किंग करने में लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन नहीं खींच पा रही है तो हमें इसे शार्प करना पड़ेगा। शार्प करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, शार्प करने के लिए हम आयल स्टोन का प्रयोग करेंगे। तो आयल स्टोन पर हम कितनी डिग्री पर उसको बनाएंगे, तो इसमें दोस्त 12 डिग्री दिया गया है, 12 से 15 राइट आंसर होता है, तो इसका 12 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे आंसर नीचे वाले गलत आंसर हो जाएंगे। हैमरिंग करने से पहले हैमर की क्या जांच करनी चाहिए। आपको कहीं किसी जगह पर हैमर से चोट लगानी है तो आप उसकी क्या जांच करोगे। हैंडल टाइट हो तो दोस्त ये भी हमें हैंडल टाइट रखना पड़ेगा, राइट आंसर हो जाएगा। बेज लगी हो उसमें बेज भी लगी होना चाहिए। हैमर की फेस पर चिकनाई ना हो तो ये भी आंसर होना चाहिए। तो दोस्त इसका राइट आंसर जो ऑल आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी जॉब पर हैमरिंग
कर रहे हो तो आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आप हैमर चला रहे हो तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, हैमर पर। तो दोस्त हैमर पर हम नहीं देखते हैं, हैमर की तरफ देखेंगे तो गलत हो जाएगा। जॉब पर, जॉब पर देखो, जॉब पर ये आंसर हो सकता है, लेकिन मैं थर्ड आंसर पढ़ता हूँ, जॉब के चोट लगाने वाले स्थान पर। तो दोस्त इसका सेकंड आंसर गलत आंसर हो जाएगा। इसमें जॉब की चोट लगाने वाले स्थान पर, तो ये इससे बेटर आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाले से बेटर आंसर थर्ड आंसर होगा। यदि ये थर्ड आंसर नहीं होता तो हम इसका आंसर सेकंड आंसर लगा सकते थे। तो ये इस प्रकार से आप एनसीएल के एग्जाम देने जाओगे या कोई और एग्जाम देने जाओगे, एनटीपीसी का या कोई भी, तो आपको ध्यान रखना है कि बेटर से बेटर आंसर लगाना है, क्वेश्चन को कभी रटना नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन कभी रटे नहीं जा सकते हैं। प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप रट सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली क्वेश्चन हम रट नहीं सकते। हैमरिंग पर, यानी तो इसका फोर्थ आंसर तो गलत हो ही जाएगा, तो इसका आंसर थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कोई बड़ा वृत्त है जिसकी मार्किंग डिवाइडर से नहीं हो पा रही, आप डिवाइडर से कोई वृत्त बना रहे हो, लेकिन इतना बड़ा वृत्त है कि वो डिवाइडर में नहीं आ पा रहा है, तो आप उसे किससे करोगे या किस यंत्र के द्वारा हम उस बड़े वृत्त की मार्किंग करेंगे। तो दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन रट सकते हैं कि बड़े वृत्त की मार्किंग जो होती है वो ट्रेमल से होती है। ट्रेमल के द्वारा हम 1800 mm व्यास तक के वृत्त बना सकते हैं। पंचिंग करते समय आपकी नज़र किस तरफ नहीं होनी चाहिए। आप कहीं पंचिंग कर रहे हैं, मार्किंग करने के बाद जो पंच के द्वारा हम मार्किंग को स्थायी करते हैं तो पंच के छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं, तो आपकी नज़र किस तरफ नहीं होनी चाहिए पंचिंग करते समय, हैमर की तरफ, तो हैमर की तरफ भी नहीं होना चाहिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हैमर हैंडल की तरफ, तो इधर भी नहीं होना चाहिए। पंच की हेड पर, तो पंच की हेड पर भी नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर राइट आंसर, फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त कहाँ होनी चाहिए फिर, पंच के पॉइंट पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं वाला आएगा तो हम उस तरीके से आंसर लगाएंगे, और यस वाला आएगा तो हम उस तरीके से आंसर लगाएंगे। आप किसी सतह के सहारे समांतर लाइनें खींचना चाहते हैं, तो आप किस गेज का प्रयोग करेंगे। तो दोस्त हम जब भी किसी सतह के सहारे समांतर लाइन खींचना चाहते हैं, तो ये हमारा जो अभी अभी मैंने बताया है कैलीपर, उसे हम बोलते हैं जेनी कैलीपर। लेकिन इसमें कैलीपर के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, इसमें दोस्त गेज के बारे में पूछा जा रहा। तो गेज के बारे में इसे समांतर लाइनें खींचना और सतह के सहारे खींचना है, तो इसमें सतह, सतह को हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस, तो उसे दोस्त सरफेस गेज बोला जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा सरफेस गेज। इसका सेकंड थर्ड फोर्थ सभी गलत हो जाएंगे, इसका आंसर फर्स्ट आंसर होगा सरफेस गेज, इसे हम सतह गेज के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा 90 डिग्री कोण को मापना हो एवं चेक भी करना हो, तो आप किस हेड का प्रयोग करेंगे। यानी कि कॉम्बिनेशन सेट के दो पार्ट ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री पे कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्क्वायर हेड होता है वो 90 डिग्री को केवल चेक कर सकता है, मापता नहीं है। हमारा जो प्रोटेक्टर हेड होता है इसमें मापना लिखा हुआ है दोस्त, देखिए 90 डिग्री को हमें मापना भी है और चेक भी करना है, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर हेड। लेकिन केवल यदि चेक करना होता तो इसका आंसर स्क्वायर हेड और प्रोटेक्टर हेड दोनों आंसर हो जाते। तो ध्यान रखना है, माप करना एवं चेक करना हो तो प्रोटेक्टर हेड, और केवल ओनली वन चेक करना हो तो हम स्क्वायर हेड आंसर इसका लगा सकते हैं। यदि आप किसी बोल्ट को रिंच से पकड़ रहे हैं लेकिन रिंच ढीला पड़ रहा है, तो उस रिंच, आप जानते हो कि रिंच को स्पेनर कहते हैं, तो स्पेनर से किसी रिंच को पकड़ रहे हैं तो ढीला पड़ रहा है, तो आपके पास क्या उपाय है कि बोल्ट खुल जाए। यानी आपको उस बोल्ट को खोलना ही खोलना है, रिंच आपका ढीला पड़ रहा है, तो क्या आपके मन में आएगा, पत्ती लगाकर खोलेंगे। तो दोस्त ये सावधानी में मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि कभी भी किसी भी स्पेनर को पत्ती लगाकर नहीं चलाना चाहिए, इससे फिसल सकता है, दुर्घटना हो सकती है। पेचकस लगाकर, इससे भी नहीं करते हैं, सही रिंच लगाकर। तो दोस्त इसका राइट आंसर थर्ड आंसर होगा, हम इस रिंच को चेंज करेंगे और सही रिंच लाएंगे, हमारे पास होगा या हम कहीं से लाएंगे, सही रिंच का उपयोग करेंगे, तभी हमारा बोल्ट खुलेगा, नट खुलेगा। तो ये उसे नहीं खोलेंगे तो दोस्त फोर्थ आंसर तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, हमें खोलना तो पड़ेगा, काम करना है तो खोलना पड़ेगा, इसलिए हमारा थर्ड आंसर राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रीशियन कार्य करते समय प्लायर पर क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप कोई फीडर वाला इलेक्ट्रीशियन कार्य भी कर सकता है, तो हम इलेक्ट्रीशियन कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या प्रोटेक्शन यानी क्या सुरक्षा सावधानी का उपयोग करना चाहिए। तो प्लायर की पिन टाइट हो, जबड़ों पर इंसुलेशन हो, लेग पर। तो दोस्त इसमें हम इलेक्ट्रीशियन कार्य कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन कार्य कर रहे हैं तो हमें करंट की तरफ थोड़ा फोकस करना है। तो इसमें देखिए लेग पर इंसुलेशन, इसका थर्ड आंसर लिखा है लेग पर, जो हमारी प्लायर की लेग होती है उसमें इंसुलेशन होना चाहिए। इंसुलेशन होने से यदि करंट आता भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन आते भी हैं, तो लेग के द्वारा हमारे हाथ पर नहीं आएंगे, तो हमें लेग को पकड़ना पड़ता है। इसमें जो प्लायर की पिन टाइट हो तो दोस्त ये तो इलेक्ट्रीशियन के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं होगा। जबड़ों पर इंसुलेशन कभी होता नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाए। यदि आपके पास पेचकस है तो आप कौन सा कार्य नहीं कर सकते। दोस्त ध्यान रखना है आपको, आपके हाथ में पेचकस है और इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि आप कौन सा कार्य नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो करने वाला नहीं, हमें नहीं करने वाला देखना है। स्क्रू को खोलना, तो दोस्त ये स्क्रू तो हम खोल सकते हैं, तो ये नहीं वाला नहीं। स्क्रू को कसना, कस भी सकते हैं हम, तो ये आंसर नहीं होंगे इसके। ये इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात है, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। इसमें नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है मतलब कि इससे हम जो कर सकते हैं उनको हटा दीजिए पहले उस ऑप्शन को। स्क्रू खोलना ये हो सकता है, स्क्रू कसना हो सकता है, स्लॉट स्क्रू खोलना ये हो सकता है, तो इसमें थर्ड आंसर जो बचा हुआ है ये नहीं हो सकता है, यानी नहीं हो सकता, इसलिए यही आंसर होगा। अब स्लॉट नट मैं बता देता हूँ बना के थोड़ा इसमें, क्योंकि इस प्रकार से एक स्लॉटेड नट होता है जिसको हम पिन हुक स्पिनर से खोलते हैं, ये बीच में इसमें थ्रेडेड होती है,
तो इस नट को हम खोलते हैं पिन हुक स्पिनर से, इस तरीके का रहता है, तो ये स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलता है। तो दोस्त इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कार्य जो हैं वो पेंचकस से हो जाएंगे, थर्ड कार्य पेंचकस से नहीं होगा, इसलिए हमारा थर्ड आंसर होगा। आप चिपिंग करते समय क्या सुरक्षा प्रयोग करना अनिवार्य समझोगे? हम चिपिंग कर रहे हैं तो हम चिपिंग मतलब चीज़ से छिलाई कर रहे हैं, तो आप कौन सी सुरक्षा साधन का उपयोग करेंगे? चिपिंग गार्ड। तो दोस्त चिपिंग गार्ड का हम उपयोग करेंगे हैंड स्क्रीन, लेदर दस्ताने और ऑल। तो दोस्त इसमें ये सब चीज़ का हम उपयोग नहीं करते हैं। हैंड स्क्रीन हम वेल्डिंग में करते हैं, लेदर दस्ताने वेल्डिंग में करते हैं, तो फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपिंग गार्ड क्या होता है? एक आगे एक बोर्ड टाइप का लगा होता है, जिससे हमारी जो चिप्स हैं जो उचक के जाती है, तो वो उसे गार्ड के द्वारा या किसी एक बोर्ड के द्वारा, प्लाई के द्वारा आगे नहीं जा पाती है और दूसरे व्यक्ति को नहीं लगती है। चिपिंग करते समय करते करते आप जॉब के एंड श्रेय तक पहुंच गए। जैसे हम किसी जॉब में चिपिंग कर रहे हैं, इस तरीके से कोई जॉब है, इस तरीके से चिपिंग करते हुए जा रहा है और लास्ट तक हम पहुंचने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रेशर बढ़ाना चाहिए, तो दोस्त गलत आंसर है। प्रेशर घटाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा। फीड बढ़ानी चाहिए, दोस्त फीड को घटानी चाहिए, गलत लिखा है। स्पीड बढ़ाना चाहिए, भी गलत लिखा है, तो इसका आंसर सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हेक्साइन करते समय यदि ब्लेड टूट जाए तो आप उस कट को कैसे पूरा करेंगे? तो दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को याद होगा, पता होगा कि जब भी हम हेक्साइन करते करते ब्लेड टूट जाता है तो हम नए ब्लेड का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि नया ब्लेड जो होता है वो फंस फंस कर चलता है, क्योंकि पुराने ब्लेड की थिकनेस कम होती है तो उससे स्लॉट पतला बनता है, और नए ब्लेड मोटा रहता है हल्का सा, तो वो फंस फंस के चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम पुराने नए ब्लेड को ले जाकर पहले रफ जॉब पर चलाते हैं, और रफ जॉब पर चलाकर उसको हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा उसका जो पेंट होता है वो हट जाता है, तो इससे ब्लेड की थिकनेस जो है पुराने ब्लेड की समथिंग हो जाती है, फिर हम उस कट को पूरा करते हैं। तो इसमें थर्ड आंसर राइट आंसर होगा, नए ब्लेड को पहले रफ जॉब पर चलाएं और बाद में कट को पूरा करें। आप हेक्साइंग कर रहे हो, आप कैसे समझोगी कि कटाई हो रही है? आप हेक्सा से किसी जॉब को काट रहे हैं तो आपके मन में क्या विचार आएगा? कटाई हो रही है, बुरादा गिरे, तो ये भी राइट आंसर है। कट स्थिर रहे, गलत है, कट स्थिर नहीं रहना चाहिए, कट को आगे बढ़ना चाहिए। ब्लेड और बराबर गहराई में रहे, ये भी गलत आंसर है। ऑल तो हो नहीं सकता, इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप कट काट रहे हो और बुरादा या जो हमारा आयरन का डस्ट है या सॉ डस्ट है वो गिर रही है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी कटिंग हो रही है। M10 के ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग कर रहे हैं, लेकिन पाया गया कि ड्रिल होल ओवर साइज हो गया। यानी हम M10 का ड्रिल चला रहे हैं, 10 mm व्यास का ड्रिल चला रहे हैं, लेकिन होल ओवर साइज हो रहा है। तो दोस्त ओवर साइज होने के दो ही रीजन होते हैं, या तो लिप की लंबाई अलग अलग हो या लिप के कोण अलग अलग हो। तो लिप एंगल अलग अलग होने से हमारा ड्रिल होल क्या होता है? ओवर साइज बनता है। सॉरी दोस्तों, लिप एंगल समान, तो लिप एंगल समान हो तो इससे तो दोस्त ओवर साइज बनेगा नहीं। लिप समान, लिप लंबाई समान, तो इससे भी ओवर साइज नहीं बनेगा। लिप एंगल अलग, तो इसका थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। लिप एंगल अलग अलग होंगे तो हमारा ड्रिल ओवर साइज बनेगा, और ड्रिल की लिप की लंबाई भी अलग अलग होगी तो भी ओवर साइज बनेगा। टेपर सेंक से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर थर्ड आंसर होगा। लिप एंगल का मान साधारण कार्य के लिए 59 डिग्री होता है। यदि आप फाइलिंग कर रहे हैं और फाइलिंग नहीं हो पा रही है तो इसका क्या कारण है? आप फाइल को चला रहे हैं लेकिन फाइल नहीं हो रही है, फाइल में लोडिंग है। तो फाइल में लोडिंग है दोस्त, फाइल में लोडिंग होने से हमारी फाइल कार्य नहीं करती। फाइल में टीथ है तो दोस्त इससे तो हमारी करेगी, तो ये आंसर गलत। टीथ कोण में है तो ये भी हमारा, इससे भी फाइलिंग हो जाएगी। लकड़ी का हैंडल है, इससे भी फाइलिंग हो जाएगी। तो पहली वाली विधि जो हमारी दी है, लोडिंग दिया गया है, इसमें हमारी फाइलिंग नहीं होगी, फाइल फिसल फिसल का चलेगा। ये ग्लेजिंग होगी तो भी फाइल फिसल फिसल का चलेगा, लेकिन इसमें ग्लेजिंग नहीं दिया गया है। अब दोस्त ये चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में दर्शाया गया है कि साइन क्या दिखा रहा है। तो दोस्त साइन चार तरीके के होते हैं। पहला वाला साइन होता है जो प्रोहिबिशन होता है, दोनों मैंडेटरी होता है, फिर बाइंडिंग होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। तो दोस्त जो हमारा बाइंडिंग साइन होता है वो ट्रायंगल के अंदर बनता है, लेकिन जो निषेध चिन्ह होता है उसको इस तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके से मैंने ये साइन बना के दिखा रहा हूँ आपको, इसका सर्किल बना करके जब ये स्लैंट लाइन खींच देते हैं तो ये प्रोहिबिशन साइन होता है। तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोहिबिशन साइन। इसका मतलब होता है इस निषेध चिन्ह का मतलब होता है हमें ये कार्य करना ही नहीं है। हैंड हेक्सा द्वारा छोटे व्यास के पाइप काटने के लिए निम्न में से क्या विशेष ध्यान दिया जाता है? यानी हम हेक्सा से छोटे व्यास के पाइप को काट रहे हैं, कोई छोटे व्यास का पाइप उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्त मैंने पिछले वीडियो जो भी बनाया उन्हें बताया है कि हम पाइप हो किसी मटेरियल का हो, हम पाइप को काटने के लिए फाइन पिच वाले, वेरी फाइन पिच वाले 0.8 mm पिच वाले ब्लेड का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इस ब्लेड के जो दांते हों इस हमारे पाइप के ऊपर संपर्क में आना चाहिए। 2 से 3 दांते पाइप के ऊपर संपर्क में आना चाहिए। तो इसका फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेड के अधिक से अधिक दांते संपर्क में हों। जब अधिक से अधिक दांते संपर्क में होगी तब हमारी जो कटिंग होगी वो स्मूथली होगी, झटकों में नहीं होगी। इस प्रकार के दांते रेती के फेस पर तेज नुकीले और कतार में होते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट दी गई है कि दांते जो होते हैं तेज नुकीले और एक कतार में होते हैं, तो इससे हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन इसका प्रयोग लकड़ी, दोस्त लकड़ी दिया है, चमड़ा दिया है, नरम धातु दिया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि लकड़ी और चमड़ा के लिए हम रेस्प कट फाइल का उपयोग करते हैं, तो दोस्त इसका रेस्प कट कहीं लिखा होगा तो दोस्त सी आंसर में दिया गया है, रासो लिखा हुआ है, लेकिन इसको रास्प करना चाहिए। रास्प कट फाइल जो होता है, सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी, चमड़ा और लेदर के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं।
बॉक्स एंगल प्लेट की कितनी फिनिश सतह होती हैं? जो हमारी एंगल प्लेट होती है वो कई तरीके की होती है, इसमें जॉब को होल्ड किया जा सकता है। एंगल प्लेट से दोस्त कभी भी कोण को चेक नहीं किया जा सकता है, ये जॉब को ही होल्ड कर सकता है। तो बॉक्स एंगल प्लेट, बक्सा जानते हो, बक्सा में 6 सतह होती हैं, तो कितनी फिनिश सतह होती हैं? तो 6 फिनिश सतह होती हैं, तो उसका 6 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ए ग्रेड के वी ब्लॉक की लंबाई क्या होती है? दोस्त जो हमारे वी ब्लॉक होते हैं वो 2 ग्रेड में होते हैं, एक ए ग्रेड में होता है, ये बी ग्रेड का होता है। ए ग्रेड का उच्च क्वालिटी का बना होता है, बी ग्रेड का नॉर्मल कास्टान का बना होता है। तो ए ग्रेड होता है अच्छा होता है, तो इसकी लंबाई जो होगी 100 mm होगी दोस्त। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात है, एक जगह 100 mm दिया है, एक बार 100 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारा 100 mm राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में भी ध्यान रखना है, आपको सोच समझ के आंसर लगानी है। साधारण कार में पावर सॉ ब्लेड के 25 mm में दांतों की संख्या क्या होती है? जो हमारा पावर सा होता है वो उसमें 25 mm में दांतों की संख्या पूछी गई। ऐसा इसलिए पूछा गया क्योंकि 25 mm जो होता है वो 1 इंच कहलाता है, 1 इंच होता है, इसलिए 25 mm में पूछा गया है। यानी 1 इंच में दांतों की संख्या है, 25 mm में दांतों की संख्या, दोनों कहने का मतलब एक ही होता है। तो दो जो साधारण कार के लिए हम पावर सा ब्लेड का यूज करते हैं, पावर सा वाली बात हो रही है, इधर पे हैंड हेक्सा वाली बात नहीं हो रही है। तो पावर सा में साधारण कार के लिए 4 से 14 दांतें होते हैं, 4 दांतें से लेकर 14 दांतें होते हैं। 4 वाला रफ वाला होता है, 14 वाला थोड़ा फिनिश वाला होता है। यदि पावर सा के 25 mm में 5 दांतें हैं, इधर दांतें होना चाहिए, ये दांतें हैं, टीथ है, इधर इधर टीथ है, टीथ लिखा हुआ है। इसके 25 mm में इसमें 5 दांतें हैं, तो उस ब्लेड का पिच क्या होगा? तो दोस्त पिच की वैल्यू होती है, जो पिच होता है, पिच का मतलब होता है एक दांता जितने जगह लेता है उसे पिच कहते हैं, अर्थात जो दांते का जो स्पेस होता है उसे पिच कहा जाता है। तो 25 mm में 5 दांते हैं, तो 5 का डिवाइड कर देंगे तो एक दांते का जो स्पेस निकल आएगा वो 5 mm निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर, सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्त इसी क्वेश्चन में टीपीआई पूछा जाए तो इसका टीपीआई 5 होगा, क्योंकि 25 mm का मतलब होता है 1 इंच, और 1 इंच में 25 mm में 5 दांते हैं, यानी कि मतलब होगा कि 1 इंच में 5 दांते हैं, और उसका 5 टीपीआई कहलाएगा, क्योंकि टीपीआई 1 mm में नहीं देखा जाता है, टीपीआई देखा जाता है 1 इंच में दांतों की संख्या। तो इसका टीपीआई 5 होगा और पिच इसका 5 mm होगा। पावर सा किस स्टॉक में कटाई करता है? तो दोस्त जो हमारा पावर सा होता है वो रिवर्स स्टॉक में कटिंग करता है। तो आगे जाते समय तो गलत आंसर हो जाएगा, पीछे जाते समय तो इसका सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी होगा नहीं, कोई नहीं होगा नहीं, तो ये थर्ड और फोर्थ तो गलत हो जाएंगे। तो पीछे जाते समय कटिंग करता है। वी एनुअल माइक्रोमीटर का फ्रेम कितने डिग्री में बना होता है? जो हमारा वी एनुअल माइक्रोमीटर होता है, इससे हम किसी वॉल का जो है 3D/2 डायमेंशन को चेक किया जा सकता है। किसी वॉल को हम वी एनुअल माइक्रोमीटर, इसका एनुअल जो होता है वी शेप में बना होता है, तो दोस्तों ये 60 डिग्री में बना होता है। इसका कोण का आंसर पूछा गया है कि कितनी डिग्री में होता है, तो ये 60 डिग्री में होता है। और दोस्त ये भी याद रखेंगे 3D/2 मेजरमेंट इससे किया जाता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन में कितने स्पिंडल होते हैं? दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैंग ड्रिलिंग मशीन जो होती है इसमें क्या रहता है, हमारी ड्रिलिंग मशीन जो होती है वो लाइन से लगी रहती है। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में कितने स्पिंडल हो सकते हैं? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्त इसमें जो हमारी गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है कितने 2 से 8 स्पिंडल इसमें हो सकते हैं, 2 से लेकर कितने 8 स्पिंडल हो सकते हैं, हाईएस्ट 8 और कम से कम 2। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन जो होती है, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन होती है, इसमें एक ही हैंडल के द्वारा सारे जितने स्पिंडल होते हैं सबको ऑपरेट किया जाता है। लेकिन गैंग ड्रिलिंग मशीन जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताई है उसमें अलग अलग हैंडल होते हैं, अलग अलग हैंडल से अलग अलग स्पिंडल चलेगा। लेकिन जो ये मशीन मैंने बताई मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, इसमें हैंडल एक रहेगा और एक ही हैंडल के द्वारा सभी स्पिंडल को ऑपरेट किया जाएगा। तो इसमें कितने होंगे दोस्त? इसमें स्पिंडल जो होती है वो 4 से लेकर 48 स्पिंडल होते हैं, 4 स्पिंडल से लेकर 48 स्पिंडल हो सकते हैं, याद कर सकते हैं आप। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के 1 इंच में कितनी चूड़ी होती है? तो दोस्त जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है, इस माइक्रोमीटर में जो चूड़ी कटी होती है वो 1/40 इंच की कटी होती है, 1/40 इंच की। तो देख लीजिए इसमें 40 थ्रेड होगी, तो इसका आंसर फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसमें हमें 1 इंच का चूड़ियों की संख्या को बताना है, तो जो हम ये पिच है, जो ये हमारा ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो पिच है, अब इस पिच को जब हम टीपीआई में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे पिच बराबर 1/, नंबर ऑफ टीपीआई। तो टीपीआई बराबर 1/, पिच। तो टीपीआई बराबर जब हम 1/, पिच करेंगे तो 1/40 जो पलट जाएगा तो 40/1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 40 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी अंदरूनी माप इनसाइड माइक्रोमीटर से मापना संभव नहीं है? तो दोस्त हमारा जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है ये आपको याद होना चाहिए, ये 13 mm मिनिमम माप ले सकता है, 13 mm से कम माप नहीं ले पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी चौड़ी रहती है 13 mm की। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये 10.45 mm की रीडिंग नहीं ले सकता है, क्योंकि इसकी मिनिमम रीडिंग होती है इनसाइड माइक्रोमीटर की 13 होती। एक स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर होता है दोस्त, आप कन्फ्यूज हो सकते हो इसलिए मैं कंफर्म कर देता हूँ। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर होता है वो 5 mm रीडिंग ले सकता है कम से कम, और जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है वो 13 mm रीडिंग ले सकता है, जो इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। थंब रूल के अनुसार टीडीएस का क्या सूत्र होता है? जो टेप ड्रिल साइज होता है, तो टेप ड्रिल साइज का थंब रूल के अनुसार जो सूत्र होता है D/0.8 mm। तो हम इससे डायरेक्ट टेप ड्रिल साइज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा, और सभी गलत आंसर लिखे हुए हैं। सोल्डर जो होता है, इसमें दो क्वेश्चन में भी एक बात छिपी हुई है कि जो सोल्डर होता है वो टिन और लेड का मिश्रण होता है, मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है कि हमारा सोल्डर किन का मिश्रण होता है, तो दोस्त सोल्डर टिन और लेड का मिश्रण होता है। तो उसका गलनांक कितने डिग्री से होता है? तो इसका गलनांक जो होता है सोल्डर का वो सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा, वो 96 से 255 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इसके दोस्त कई आंसर आ सकते हैं। जो पहला आंसर है 96 से 255, इसमें 205 डिग्री भी कई बार आ जाता है, और कई बार आ जाता है 450 डिग्री सी से कम। तो इस तरीके से कोई भी आंसर इसमें आ सकता है। तो ये 96 से 255 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
शोल्डर का गलनांक 96 डिग्री सी होता है, उसे क्या कहते हैं, यानी शोल्डर जो होते हैं उसका 96 डिग्री से 255 डिग्री सी तक होता है। तो हम जो 96 डिग्री सी वाला होता है, कम से कम टेम्परेचर पर पिघल जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्यूटर शोल्डर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद करिए, इस शोल्डर को हम प्यूटर शोल्डर कहते हैं। नॉर्मल शोल्डर होता है उसका 205 होता है, प्यूटर शोल्डर का हमारा 96 डिग्री सी होता है, उसे हम प्यूटर शोल्डर के नाम से जानते हैं। शोल्डर जॉइंट कितने डिग्री सी पर खुल जाता है दोस्त, अभी अभी मैंने बताया कि शोल्डर जो लगता है वो 96 से 255 तक जो होता है वो यानी कि हम उसको लगा सकते हैं। लेकिन खोलना है तो दोस्त किसी चीज़ को लगाने के बाद जब हम खोला जाता है तो उससे हमें डबल फोर्स लगाना पड़ता है। किसी चीज़ को जैसे हमने रिबिट को लगा दी, उसको तोड़ना है तो डबल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दो डबल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी हमें खोलने के लिए उसको लगभग 425 डिग्री सी, सेकंड आंसर इसका राइट आंसर होगा, 425 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तब सोल्डरिंग जॉइंट जो हमने लगाया था वो खुलेगा। स्क्रैच आवल से रेखाएं खींची जाती हैं, एक हमारा एक जिस प्रकार से स्क्राइबर होता है उसी तरीके से स्क्रैच आवल होता है, लेकिन स्क्राइबर में हैंडल नहीं होता है। स्क्रैच आवल में एक लकड़ी का गुटका टाइप का लगा होता है, उसी हम स्क्रैच आवल कहते हैं। तो उसका कोण क्या होता है दोस्तों, उसका जो कोण होता है थोड़ा अधिक होता है, तो उसका कोण जो होता है 15 से 20 डिग्री सी के आसपास होता है, जबकि स्क्राइबर से 12 से 15 डिग्री होता है। तो इसकी नोक, स्क्राइबर की नोक पतली होती है, स्क्रैच आवल की नोक थोड़ी सी मोटी होती है, और उसमें लकड़ी का एक हैंडल लगा होता है छोटा सा। रेजिन का गलनांक कितना होता है, जो रेजिन पाउडर होता है जिसको हम फ्लैश के रूप में उपयोग करते हैं दोस्तों, इसका गलनांक कितना रखा जाता है, रेजिन का गलनांक क्या होता है, तो दोस्त इसका रोज रेजिन का जो गलनांक होता है कम से कम होता है, रेजिन का गलनांक हमारा 100 डिग्री के आसपास होगा, तो ये हमारा 80 डिग्री सी से 100 डिग्री सी के आसपास रेजिन का गलनांक हो जाएगा। सोल्डरिंग बिट किसकी बनी होती है, जो जिससे हम दोस्त सोल्डरिंग करते हैं, जो हमारा बिट होता है जिसे हम कैया कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रीशियन वाले के यहाँ आपने देखा होगा, वो सफेद सत्तार जो होता है वो सोल्डर वायर होता है, उसको पिघलाकर वो जॉइंट लगाता है, डोरी में जॉइंट जोड़ता है। तो इस तरीके जो हमारा उसका बिट होता है, आगे का पॉइंट जो होता है वो कॉपर का बना होता है। कॉपर का दोस्त क्यों बना होता है, इसमें हमारा दिमाग जाएगा कहाँ, कॉपर जो होता है हमारा विद्युत का अच्छा कंडक्टर होता है और ताप का भी अच्छा कंडक्टर होता है, यानी ताप को लेकर के जल्दी से वो हमारे सोल्डर को दे देता है और हमारा सोल्डर पिघल जाता है और हमारा जॉइंट लग जाता है। तो इसलिए कॉपर हमारा ताप का अच्छा चालक होता है, इसलिए सोल्डर की बिट जो होती है कॉपर की बनी होती है। तो दोस्त हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, और यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो हमारे चैनल फिटर फैटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट्स जरूर करें। ओके।